पिछले वर्षों के जो पेपर आए हैं उनमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है उन सभी पैटर्न को हम हल कर रहे हैं। ये 24वां लगभग पैटर्न है अपना। 23 पैटर्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो यदि आपने पहले वो वीडियो देखना है, यदि वो नहीं देखे हो तो उसके बाद इस वीडियो को आप पूरा देखना है। आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। क्या पैटर्न दिया कि 2023 का पेपर में पूछा है आपसे, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है। कितना योगफल दिया है? 15। और कौन सी संख्या है? 3 क्रमागत। कितनी संख्या है? 3 संख्या जो क्रमागत है और उनकी जोड़ करो तो 15 होती है। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली। क्रमागत शब्द का मतलब क्या होता है? क्रम से आए, लाइन से। जैसे कि मान लीजिए 1 के बाद क्रम से क्या आएगा? 2 आएगा, उसके बाद 3। ऐसे क्रम से आने वाली संख्या है। जैसे इनको जोड़ो आप तो कितना आएगा? 3 2 5 और 1 6। ऐसे जो संख्या दे रहा ना, क्या पूछ रहा है? यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या, मतलब जो बीच में संख्या है उसका आपको वर्ग पूछा है। क्या पूछा है? संख्या नहीं पूछी है, उस संख्या का आपको वर्ग निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, है ना, मैंने बेसिक वीडियो में से पढ़ा रखा है, तो आप देखिए। यदि आपको बेसिक गणित पूरी तरह सीखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए पूरी एक अलग से बना रखी है, उसके सभी वीडियो आपको देखना है। तो 3 क्रमागत संख्याओं को माने तो मान लेते हैं पहली संख्या अगर x मान लो। क्या मान लो? x, है ना। पहली संख्या क्या मान ले हम? x। पहली संख्या को हम x मान ले। क्या मान ले? x, है ना। अब दूसरी बनानी हो तो आपको ध्यान देना है, दूसरी संख्या बनानी हो, 3 संख्या है तो पहली x हो गई, दूसरी में x तो लिखना ही है लेकिन उसमें एक और जोड़ दो, एक और जोड़ दो। ऐसा क्यों कि मान लेते हैं हम पहली संख्या 1, पहली संख्या कौन सी है? तो 1 से बराबर कितना हो गया? 1। अगर आपको अब इसके बाद तो 2 आता है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको x प्लस 1 करेंगे तभी तो आप बराबर में कितना लिखेंगे? 2। 1 से की जगह आप क्या मान चुके हो? 1, और उसमें एक और जोड़ दो तभी क्या बनेगी? वो 2 बनेगी। दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी। उसी प्रकार तीसरी संख्या बनेगी आपकी x प्लस 2, है ना। यदि आपको 3 लिखना है, 1 2 3 मान ले, 3 लिखना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? x से मतलब 1 से मतलब पहली संख्या 1 हो गई, इसमें 2 और जोड़ दो तब जाके क्या बनेगा? 3। यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए, पहली संख्या 1 से होगी, इससे आगे बढ़ेंगे तो 1 और जोड़ दो, इससे और आगे बढ़ेंगे तो 2 जोड़ दो, है ना। चौथी निकालनी हो तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो अभी हम 3 संख्या दी। क्या दी है? 3 संख्या दी है। तो पहली x हो गई, दूसरी x प्लस 1 हो गई और तीसरी संख्या x प्लस 2 हो गई। ठीक है, अब इनका योगफल करना है। क्या करना है? इनका जोड़ दो। कितना योग आ रहा है? 15। तो देखिए, तो अभी आपने सीखा है कि पहली संख्या तो हो गई x, दूसरी क्या हो गई? x प्लस 1 और अगली क्या हो गई? x प्लस 2। ये पहली संख्या है, इन दोनों को जोड़ने पर दूसरी बन जाएगी, इन दोनों को जोड़ने पर तीसरी बन जाएगी। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल और इनके बीच में भी क्या निशान लगा दो? प्लस। योगफल मतलब प्लस। और योगफल कितना आ रहा है? 15। तो बराबर में आपने कितना लिखना है? 15 लिख दिया। बराबर में कितना लिख दिया आपने? 15 लिख दिया। क्या इतना समझ में आ रहा है आपको? अब बताइए, यहां पर आप देखेंगे ये x है, ये भी x है और ये भी x है। कितने x हो गए बताइए? 3x। कितने x हो गए? 3x हो गए, है ना। 3x के बाद यहाँ 1 2 और 3x के अलावा संख्या देखिए आप, क्या बचा है इधर? 1 और 2, दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा? प्लस 3। बराबर में कितना दिख रहा है? 15 दिख रहा है। अब आप सोचिए कि ये 3x प्लस 3 है बराबर 15 है, तो क्यों ना ये 3 जो है और ये 15 है, ये दोनों एक तरफ कर दें तभी तो x का मान निकल जाएगा। तो हम संख्या एक तरफ कर लें, 3x यहीं रह जाएगा, बराबर 15 है। यहां से जो 3 है वो प्लस में, बराबर से उधर जाने पर क्या बनेगा? -3। तो 3x तो यहीं रह गया बराबर में। अब बताइए 15 बड़ा है कि 3? 15। तो 15 में से 3 कम होगा तो 12 आएगा वो प्लस का, है ना। ठीक है, तो 3x बराबर कितना मिला? आप यही काट सकते हो डायरेक्ट। 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो 1 तो नहीं लिखना है आपको, x समझ रहे हो? 3 चौक 12। x बराबर आपको मिला 4। क्या मिला? 4 मिला। मतलब पहली संख्या क्या है आपकी? 4 है। तो अगली संख्या क्या होगी?
5 और अगली संख्या क्या होगी 6। तो देखिए आप 4, 5 और 6, जरा इनको जोड़ के देखो 15 हो रहा है ना। 6 और 4 10 और 5 15 बिल्कुल हो रहा है। तो मतलब हमारा 1 से बराबर जो 4 आया वो सही है। 4 के बाद अगली संख्या क्या होगी 4 और 1 5, फिर 4 और 2 6, मतलब 4 5 6 संख्या क्या है। लेकिन आपसे पूछा बीच वाली संख्या का वर्ग, क्या पूछा है, तो बीच में कौन आएगा, 4 के बाद कौन आएगा 5 आएगा। तो 5 का वर्ग ऐसे निकालेंगे ना, 5 की कितनी पावर कर दो 2। 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है 25। क्या उत्तर आएगा 25। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब कभी कभी क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ सकते हैं, पहली संख्या बताइए, वर्ग नहीं पूछे, खाली क्या पूछे पहली संख्या कौन सी है 4। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तीनों में 6 है। ऐसे यहाँ चेंज कर देगा, बड़ी संख्या बताइए तो आपको 6 को बताना। फिर अगर यही क्वेश्चन दे, वैसे सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है 6 है, बीच में संख्या कौन सी है 5 है, सबसे छोटी कौन सी है 4। 4 का वर्ग पूछे तो क्या लिख सकते हैं अपन 16। 5 का 25 हो गया, 6 का कितना होता है 36। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको, इस प्रकार से निकालते। तो ये क्रमागत संख्या है, क्या है क्रमागत संख्या है, ठीक है। देखिए मैंने क्वेश्चन बदल दिया है, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 दिया है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग ही पूछ लिया आपसे। तो वैसे मैंने समझाया, आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन मैं एक बार और आपको समझा देता हूं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी आपको सिखाने समझाने में, ठीक है। आप हमेशा, मेरा यही कहना है, आप जब भी कोई वीडियो देखें तो पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठे और चीजों को साथ साथ हल करते जाएं। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। देखिए 3 क्रमागत संख्या है, तो मैंने अभी आपको बता चुका हूं कि पहली संख्या हमेशा 1 से होती, क्या होती है 100। अब है ना 1 मान लो, दूसरी संख्या 2 होगी तो उसमें 1 समय अपने को क्या जोड़ना है 1। ये दूसरी संख्या बन चुकी है। उसी प्रकार तीसरी के लिए आपको क्या लिखना है 1 + 2। ये तीसरी संख्या है। अगर वो चौथी बोल दे तो आप 1 से 3 जोड़ दोगे, अपने आप 4 हो जाएगा। 3 और 1 4, चौथी संख्या हो गई ना, 2 और 1 3, तीसरी संख्या हो गई ना, पहली संख्या 1 ही मान रहे अपन। तो इस प्रकार का पैटर्न रहता है। तो यहाँ कितनी संख्या दी आपको 3 क्रमागत संख्याओं, तो पहली संख्या 1 से हो गई, दूसरी 1 + 1 होगी। अब इनका योगफल 24 है, कितना है, तो एक बार आप मैं समझा दो आपको। देखिए तो मैं और बोल रहा योगफल, तो आप क्या करो इन सबको जोड़ दो। कितनी संख्या चाहिए 3 है ना, तो पहली संख्या लिख दिया आपने 1 से, उसके बाद आप लगाएंगे प्लस का निशान, ये अगली संख्या जोड़ दो 1 से + 1, अगली फिर जोड़ दो, क्या है 1 + 2, और इन सबका जोड़ कितना आया 24, बराबर करके 24 लिख दो। 1 से गिनो 1 2 3 एक्स, कितने एक्स हो रहे हैं 3। अब क्या बचा, ये 1 से निकाल ले, 1 और 2 ये भी मिला कितना बना 3, बराबर में कितना दिख रहा 24। तो देखो यहाँ पक्षांतरण करने पर संख्या एक तरफ कर दो, x y वाला एक तरफ, तो ये 3x यहीं रह जाएगा, बराबर में क्या लिखा है 24। अब बताओ 3 जो इधर है इस तरफ है, बराबर से इधर है, प्लस का है, बराबर से उस तरफ जाने पर ये बनेगा माइनस का। तो अब बताइए 3x बराबर 24 में से 3 गया 21 है, 21 बचा, 21 बचा, काट दो 3 से काटे तो 3 7 21, यानी कि x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब आपसे 7 हो गया, ये 7 और 1 मिला के कितना हो गया 8, ये 7 और 2 मिला के कितना हो गया 9। इसका मतलब संख्या 7 8 9 है। क्या संख्या है 7 8 9, 7 8 और 9 है। आपसे फिर से पूछ लिया मैंने बीच वाली संख्या का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है 64। ये तो सबको पता होगा ना, आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतनी जानकारी आपको होगी वर्ग की। 8 गुणा 8 कितना होता है, 8 का गुणा 8 में करने पर 64 आता है। क्लियर, सबको समझ में आ गई बात। इस प्रकार का पैटर्न रहेगा। तो मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप हल करके बताएंगे क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है। जल्दबाजी में कभी हम सफल नहीं हो पाते, इसलिए मेहनत ईमानदारी से कीजिए, मन लगाकर पढ़िए तो आप जरूर सफल होंगे। तो मैंने बनाया क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन दिया यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 36 है, कितना है 36 है, तो उनमें छोटी संख्या होगी। उन तीनों संख्या, 3 क्रमागत पूछा है तो 3 संख्या में जो छोटी संख्या हो वो छोटी संख्या आपको बतानी है। क्लियर है सबको। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे, साथ ही आप किस स्टेट से कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, और मेरा जो प्रयास है वो आपके लिए है। किस प्रकार आपको लग रहा है, आप यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखिए कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है।
विभाज्य का मतलब किस संख्या में 3, 4, 5 और 6 से पूरी विभाजित हो जाए, मतलब भाग लग जाए या पूरी कट जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। तो यहाँ 36 लिखा है, तो देखिए आप इन सबका आप निकाल लो एलसीएम। क्या निकाल लो? एलसीएम। मतलब अभाज्य गुणनखंड कर लो, एलसीएम निकाल लो, तो आप वो संख्या निकाल लेंगे जिसमें 3 से भी पूरा भाग चला जाए, 4 से चला जाए, 5 से और 6 से, इन सब से भाग देना चाहिए। ठीक है, इन चारों से। तो चारों के लिए अलग अलग नहीं करेंगे, बहुत समय लगेगा। 3 से काटेंगे तो ये कट रहा है, 4 से कट, लेकिन 5 से कट रहा है कि 36 नहीं कट रहा। उसी प्रकार देखो 3 से ये कटेगा, है ना, 4 से भी कटेगा, अच्छा 5 से और 6 से, सबसे कट रहा है ना। तो अपने को बताना कि कौन सी संख्या जो 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। इसको देखिए आप, क्या 3 के पहाड़े में 80 कभी आएगा? नहीं आएगा, है ना। 4 के पहाड़े में आएगा वो, 5 में आएगा, 6 के पहाड़े में 80 नहीं आएगा। उसी प्रकार हम चेक कैसे करें, इतना समय नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे 3, 4, 5 और 6 का आप क्या कर दो? एलसीएम, है ना। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। क्या है? और ये 4 है, 6 है, तो 2 से लगाएंगे, तो 3 तो ऐसा कैसा है, उतार देंगे। अब 2 के पहाड़े को बोलना है, कितनी बार में 4 कटेगा? दूनी, 2 दूना 4। 5 ऐसा कैसा उतार लेंगे, और 2 ये 3 बार में चला गया। अब फिर से 2 दिख रहा है, तो हमको वापस से 2 से लगाना। बताइए 3 ऐसा कैसा, 2 एकम 2, 5 भी ऐसा कैसा और 3 भी ऐसा कैसा। अब अगली अभाज्य संख्या आती है 3, और हमें 3 मिल भी रहा है, तो बताइए 3 एकम, फिर ये एक ऐसा कैसा 5 और अंत में 3 एकम 3। अब लास्ट में अभाज्य संख्या 2, 3 के बाद 5 आती है, तो 5 दिख भी रहा है। तो बताइए क्या मिला आपको? ये 2 गुणा 3 गुणा 5। अब बताइए 2 दूने 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे होगा 60। तो इसका मतलब ये है कि 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या 60 है। क्या है? 60। इसमें सबसे भाग लग रहा है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया ना? इस प्रकार से आपको करना है। तो मैंने 25 नंबर का एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया है कि कौन सी संख्या 5, 10, 15 तथा 25, क्या दिया मैंने? 5, 10, 15 तथा 25 से विभाज्य है। तो 5, 10, 15 और 25 का आप एलसीएम निकाल ले, वो संख्या आपको मिल जाएगी। 60 है, 150 है, 180 है, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी हो एबीसीडी आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, 25 नंबर डालेंगे और 25 नंबर का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक हाल के फर्श, मतलब एक बड़ा सा हॉल है ना, जो आपके स्कूल में होता है ना हॉल, ऐसा एक बड़ा सा हॉल है, मतलब एक कमरा है लेकिन बहुत बड़ा है, इसको हॉल बोलते हैं। एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएं, मतलब लंबाई चौड़ाई, विमाएं का मतलब भुजाएं होता है, तो लंबाई चौड़ाई जो है ना उसकी 12 बाय 10 है। मतलब क्या बोलते हैं उसको? 12 मीटर गुणित 10 मीटर। तो समझ लेते हैं कि ये 12 मीटर लंबा हॉल है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। ऐसा लंबा चौड़ा एक हॉल है आपके पास, है ना। एक हॉल के फर्श, ये नीचे वाला फर्श है, उसकी विमाएं कितनी दी है? 12 बाय 10, 12 मीटर गुणित 10 मीटर। तो 12 मीटर चौड़ी है लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। पूरी तरह से ढकने के लिए आपको इसको ढकना है, तो क्या करना है? 10 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर, मतलब ये मीटर में दिया है, ध्यान रखना। और ये जो आपको दिया है ना 10, ये सेंटीमीटर में दिया है, और 10 बाय 8 है ना, ये 8 भी किस में दिया है? सेंटीमीटर में। तो कितनी आयताकार टाइल्स चाहिए? तो मतलब आपको इस फर्श को पूरा ढकना है, तो आपको कितनी टाइल्स लगानी है? लंबाई मीटर में दी है, चौड़ाई मीटर में दी है, लेकिन टाइल्स सेंटीमीटर में दे दी। क्या कर दिया? सेंटीमीटर में दे दी। तो हमें सबसे पहले तो इसमें लगानी है ना, तो आप क्या करेंगे? इसमें ऐसे टाइल्स लगाएंगे हम छोटी छोटी। तो कितनी टाइल लाना आपको? तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। ये आयत जैसा सवाल है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है ना। सबसे पहले इस फर्श का होल का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या निकाल लो? सूत्र क्या है भाई आयत क्षेत्रफल का? बताइए, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो। क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल। किसका? फर्श का क्षेत्रफल। मतलब फर्श आयताकार फर्श है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई कर देंगे, तो आपके फर्श का आएगा 12 गुणा 10 मीटर। कितना आएगा? 12 गुणा 10 मीटर। तो फर्श का क्षेत्रफल आया
12 का 10 में गुणा कर दो, कितना आएगा 120। लेकिन क्षेत्रफल है तो मीटर की घात 2 लगाना। बेसिक वीडियो में मैंने आपको बताया क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग बोलते हैं। तो 12 में 10 का गुणा करेंगे तो इसने कितना एरिया घेरा है, इसने 120 मीटर वर्ग। क्या आया? 120 मीटर वर्ग। ये अब ये टाइल्स है, एक टाइल का निकाल लो आप, इसमें भाग लगा दोगे उत्तर आ जाएगा। एक टाइल जो बन रही ना, अगर हम एक टाइल्स का क्या निकाल लें, एक टाइल का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब टाइल है 10 बाय 8 की, तो 80 सेंटीमीटर वर्ग। कितना आया? 80 सेंटीमीटर वर्ग। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि फर्श तो मीटर में है, वो टाइल्स सेंटीमीटर में। तो हम इसको चेंज करेंगे तब हम टाइल्स को ला सकते हैं। दोनों को आप मीटर में करिए या फिर दोनों को आप सेंटीमीटर में करिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो देखिए, आपको टाइल्स की संख्या निकालनी है तो फर्श का क्षेत्रफल ऊपर लिख दो, एक टाइल का क्षेत्रफल नीचे लिख दो, तो पूरी कितनी टाइल लगेगी आ जाएगा। क्या करना, ऊपर तो फर्श लिखना है और नीचे एक टाइल का जो एरिया आ रहा है वो। सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल मीटर में दिया है और हमें टाइल दिए सेंटीमीटर में। किस में दिए? तो हम चाहते हैं कि फर्श को भी किस में कन्वर्ट कर ले, बदल ले, सेंटीमीटर में। अब मैंने आपको कल ही सिखाया था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। अच्छा, 10 मीटर होगा तो 1000 सेंटीमीटर, 100 मीटर होगा तो 10,000 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, आप ऐसा ही है, 120 है तो आपको 120 मीटर में किसका गुणा करना पड़ेगा? 10,000। तो 120 मीटर था, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो मैं किसका गुणा कर दूं इसमें? 10,000 का। तो मैं यहां पर क्या लिख दूं? 10,000। क्या लिख दूं? 10,000। अब आप, और ये आपका 80 सेंटीमीटर था, कितना था? 80। अब दोनों सेंटीमीटर में बदल गए, अब ऊपर मीटर नहीं लिखना। तो आप बताइए, इसको काटिए आप, नीचे भी सेंटीमीटर और ऊपर भी सेंटीमीटर। अब बताइए 80 से 120 कटे क्या? 0 से 0। 8 से काटो इसको। 2 से कट। हाँ, 8 से नहीं कट रहा, 2 से काटो। 2 छक 12, 2 चौक 8। अच्छा, 4 से और कुछ कटे क्या? 4 से 4 दूना 8 बोले, 10 काट दिया, 2 और बचा ना, 4 पंजे 20। ठीक है, ये शून्य भी कट गए ना यहाँ से। अब बताइए आप मुझे, कितनी शून्य और बच रही है? 2 शून्य और बच रही है। अब 25 का गुणा 6 में करो, 25 छंग कितना होता है? 150। और 2 शून्य और लगा दो पीछे, तो कितनी टाइल चाहिए? 15,000। कितनी टाइल चाहिए? 15,000। ये वाला क्वेश्चन आया था। हम जो है सारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है या फिर उलझाने वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हैं। थोड़ा समय लगता है इनको देखने में, सीखने में, समझने में, इसलिए आपको दिया है एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएं मीटर में दी है, टाइल्स दी सेंटीमीटर में। तो पहले आप बदलिए, ऊपर लिख दिया फर्श क्षेत्रफल, नीचे एक टाइल का क्षेत्रफल लिख दिया। तो एक है ना, फर्श आई 120 मीटर है ना। क्या करा आपने? 12 और 10 का गुणा करेंगे तो 12 धाम 120 मीटर वर्ग आया क्षेत्रफल। तो 120 मीटर में इसको कन्वर्ट किया हमने सेंटीमीटर में, तो 10,000 का क्या कर दिया? गुणा लगा दिया। नीचे आपका टाइल्स तो सेंटीमीटर में भी 10 8 80, 80 से इसको काटेंगे आप तो 15,000 उत्तर आएगा। कितना आएगा? 15,000। तो थोड़ा क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए एक क्वेश्चन सेम टू सेम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको जो क्वेश्चन समझा रहा हूं इधर ध्यान दीजिए आप। एक होल के फर्श जिसकी विमाएं 15 मीटर बाय 10 मीटर है, मतलब होल जो है वो 15 बाय 10 मीटर का है। पूरी तरह से ढकने के लिए 2 मीटर बाय 1 मीटर की कितनी आयताकार टाइल्स आपको चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? टाइल्स की संख्या ऊपर क्या लिख देंगे? फर्श का क्षेत्रफल बटे या होल का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो देखिए, ये टाइलों की संख्या निकालनी है तो ऊपर फर्श क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। बताइए 15 बाय 10 है तो है ना, तो आप क्या करेंगे? 15 का गुणा 10 में कर दो, तो 15 दान कितना हो जाएगा? 150 मीटर वर्ग है ना, 150 मीटर वर्ग। एक टाइल का निकाल दो तो 1 बाय 2, 2 बाय 1 है ना, तो 2 मीटर वर्ग। क्या है? 2 मीटर वर्ग है ना। ठीक है, तो ये मीटर से मीटर तो दोनों सेम इकाई हो गई ना इस क्वेश्चन में, तो दोनों इकाई सेम है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है कि ये भी मीटर में दिया है और ये भी मीटर में दिया आपको, दोनों इकाई सेम है यहाँ पर। तो मीटर से है ना, मीटर से मीटर कट गया। अब बताइए 2 से काटेंगे कितना? 214, 2 5 10, 75 टाइल। कितनी चाहिए?
75 टाइल्स, क्योंकि दोनों इकाई सेम दिए मीटर में, मैंने चेंज नहीं करा है। ठीक समझ में आई क्वेश्चन? आपको समझ में आया ये प्रश्न, ये पैटर्न आपको समझ में आया? क्योंकि मीटर में दिया, दोनों किस में दिया है, तो कुछ भी गुणा भाग कुछ नहीं करना आपको, है ना। जब इकाई बराबर नहीं हो तभी वो अपना टेक्निक लगानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बनाया मैंने आपके लिए। एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएं मतलब भुजाएं, है ना, विमा कितनी दी है, 30 मीटर गुणा 10 मीटर, 30 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 10 मीटर, ऐसा एक हॉल है। इसको अपने को पूरी तरह ढकना है और उसके लिए 30 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर मतलब 30 बाय 10 की आपको टाइल्स लानी है। कितनी टाइलें लगेगी, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। आप हल करेंगे, यहां मीटर में दिया है, टाइल्स सेंटीमीटर में दी है, बदलना पड़ेगा तब जाके आपका उत्तर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या जवाब आ रहा है इसका, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, देखिए अमित ने एक मेज 1200 में खरीदी, है ना, तथा इसकी मरम्मत पे 200 रुपए व्यय किए, मतलब खर्च की। व्यय का मतलब होता है खर्चा करना। खरीदी 1200 में और उसकी मरम्मत मतलब रिपेयरिंग, टूट फूट होगी, हो सकता है, उसकी रिपेयरिंग करवाई, मरम्मत करवाई, कितने रुपए लगे, 200। उसने फिर इसे 1680 में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ या हानि है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। सबसे पहले बताइए, अमित ने जो खरीदी ना मेज, वो कितने की थी, 1200, है ना। तो 1200 रुपए में मेज खरीदी। अच्छा, उसमें फिर 200 रुपए क्या खर्च किए, उसकी मरम्मत की, 200 रुपए और खर्चा कर दिया। बताइए अमित को वो जो मेज है वो कितने रुपए में आई होगी उसके घर तक, 1400 रुपए में। कितने में आई, 1400। भाई खरीदी बाजार से 1200 में, अमित ने एक मेज 1200 में खरीद ली, लेकिन क्या करवाया, उसकी फिर रिपेयरिंग करवाई, मरम्मत करवाई, टूट फूट होगी, हो सकता है, उसको रिपेयर करवाया तो कितने रुपए लगे, 200। मतलब उसके तो क्रय मूल्य 1400 रुपए हो गए। मतलब अमित जब अपने घर तक मेज लाया तो कितने रुपए हो गए उसके, 1400। तो उसके 1400 रुपए हो गए। कितने हो गए, 1400 रुपए, है ना। अब उसने उस बेंच को, अब बताइए क्रय मूल्य कितना हो गया, ये जो मरम्मत के पेमेंट है ना, ये जोड़ना पड़ेगा। मान लो आप कोई चीज लाए और वो थोड़ी टूट फूट हो गई, उसमें और खर्चा कर दिया, तो आपके ऊपर आएगा ना खर्चा, जितना भी हो रहा है वो किसका है, अपना ही। हम ही कोई लाए मेज 1200 में, 200 रुपए और लग गए, अब मेज कितने की हो गई, वो 1400 की, 1400 की हो गई है। तो क्रय मूल्य जो हो गया ना वो 1400 कितना है। अब उसको बेचा, मतलब विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय कर दिया, कितने में बेचा, 1680 में। इसका मतलब है कि मेज लाए 1400 में, बेच रहे 1600 में, कुछ ऊपर में, तो भाई फायदा ही हो रहा है। सामान 1400 रुपए का है, बेचने पर कितने रुपए मिल रहे, 1600, तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ना। इसलिए अपन क्या करेंगे, 1600 में से 1400 कम कर दो तो लाभ ही हो रहा ना। कितने रुपए का लाभ हो रहा, 1680 में से 1400 यदि आप कम कर देंगे तो आपको मिलेगा 280। ये 280 रुपए लाभ है। लेकिन यहाँ तो प्रतिशत में पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया, आपको लाभ हुआ या हानि। तो मैंने आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ रुपये में कितना मिला, कितने रुपए का लाभ मिला, 280। तो 280 को आप ऊपर लिख देंगे, 280 के बटे में क्रय मूल्य। अब देखिए ये तो 1200 रुपए हो रहे, लेकिन 200 रुपए तो और खर्च हो गए, तो क्रय मूल्य कितना होगा टोटल, 1400 रुपए। 1200 और 200 को मिलाने पड़ेंगे, तो क्रय मूल्य हो गए 1400, बटे में क्या लिख दो, 1400, गुणे में लिख दो 100, गुणे में क्या लिख दो, ये सूत्र है, लाभ या हानि प्रतिशत में निकाल। हानि निकालनी हो तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। आप शून्य से शून्य काट दो, बोले 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से 14 दूना 28 और 0, 20% का लाभ हुआ है। कितने परसेंट का, तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो आप आसानी से इनको हल करना है। फार्मूला क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यदि हानि होती है तो हानि प्रतिशत बराबर यहाँ क्या लिख देंगे, हानि बटे में क्या रहेगा, क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बना रहा हूं, आप अभी हल करके मेरे को बताएंगे। जो वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि क्या इनका उत्तर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बनाया, अमित ने एक मेज 1400 में खरीदी, 1400 में खरीद ली है, इसकी मरम्मत में 200 रुपए खर्च कर दिए, व्यय कर दिए। उसने फिर इसे 1200 में बेच दिया।
तो अमित का प्रतिशत लाभ या हानि क्या हुई है? जो भी उत्तर आए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमित ने 1400 और 200 रुपए मतलब 1600 में जो मैच खरीदी है वो 1200 में बेच दिए, तो ऑब्वियसली क्या आएगा? हानि हो रही है। लेकिन कितना प्रतिशत हानि हो रही है तो आपको प्रतिशत में बताना, रुपये में हानि नहीं बतानी। देखिए 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आ रहा है। मतलब ये तो सवाल जो है ना आपके घनाभ के आयतन जैसा सवाल है, लेकिन हम इतना अंदर तक नहीं जाएंगे। 8 मीटर लंबी दीवार है, 6 मीटर ऊंची है और उसकी मोटाई भी दी है ना, मतलब चौड़ाई भी दी है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब दिया है। मोटाई का मतलब है तो चौड़ी। दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए? जबकि एक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर गुणा 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए एक ईंट का माप दिया है और दीवार का आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो दीवार में आप एक ईंट का भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा। सुनिए, लेकिन क्या है, ये मीटर में दिया है, लंबाई मीटर में, ऊंचाई मीटर में, लेकिन आप जरा चेक कीजिए यहाँ क्या लिखा है, सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया है आपको एक बार 2020 के पेपर में। तो आप पहले समझिए, तो ये मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, लेकिन इसको मीटर में बदल लो तो आपको एक ईंट की माप भी दे रखी है, तो कुल ईंट आपको निकल जाएगी। तो कुल ईंट जो है ना आपको लिखना हो कुल ईंट, तो कुल ईंट कैसे निकलेगी? कुल ईंट निकालने के लिए आपको ऊपर तो आप क्या कर दो, ये सब सेंटीमीटर में बदल दो दोनों को, क्योंकि एक ईंट की माप है 25 गुणा 11.25 गुणा 6, ये सब किस में दिया है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का घन बोलते हैं इसको, लेकिन इतना डिटेल में जाना नहीं है, तो पहले समझ लो एक ईंट की माप ये दे दी ना आपको, ऊपर भी आप सेंटीमीटर में बदल दो। तो बताइए एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक मीटर में 100। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो आप बताइए ये 8 मीटर है, इसमें मैं 100 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 800। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं यहाँ पर? 800। अब मीटर नहीं है, सेंटीमीटर हो गया। ये 6 मीटर था, गुणा लगा के गुड क्या लिख दूंगा मैं? 600 सेंटीमीटर हो गया। और वो तो ऑलरेडी आपको किसमें दिया है? सेंटीमीटर में दिया है ना, वो भी दोनों इकाई बराबर हो गए सेंटीमीटर। अब आप काट दो, आपका उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल हटा सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाता हूं तो यहाँ पीछे एक अंक है, सिर्फ यहाँ एक 0 लगा दो। आगे बात समझ में आपको? इस प्रकार से अब ये पॉइंट अपना है ही नहीं। अब काटिए आप, ये 1125 का डबल होता, 2 बार में कट गया। 6 से काट दो आप इसको, 600 क्या बचा? 100। 25 से काट दो आप 800 को, या इसको काट दो, चलो 25 चौक, वैसे नीचे कुछ नहीं बचा है, 8 चौक 32, 32 दूना 64 और 2 0 फिर से लगा दो, तो 6400 ईंट चाहिए। कितनी ईंट चाहिए? 6400 ईंट लगेगी इसमें। तो 6400 ईंट चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले पूरी दीवार का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी वो लिख दिया, एक ईंट की माप दे रखी वो लिख दी, भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा। इससे पहले एक क्वेश्चन था ना, वो पूरा हॉल का क्षेत्रफल ऊपर लिख दिया एक हॉल का, और नीचे एक टाइल का लिख दिया, तो एक ईंट का भाग लगा दिया। उसी प्रकार एक टाइल का भाग लगाया था ना हमने, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील करते हैं। कर लोगे एग्जाम में? एक टाइल एक डील का दे तो नीचे करना, मतलब एक टाइल से कहा एक ईंट का दे दे तो नीचे लिखना है, ऊपर होल दे दे, दीवार दे दे, है ना, कर लेंगे ना क्वेश्चन। तो लेकिन इकाई सेम करना है, मीटर में करो तो मीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में करोगे तो सेंटीमीटर में। सारी चीजें हमने बेसिक वीडियो में सीख रखी है, ठीक है। बस ये आपका एक प्रकार का रिवीजन चल रहा है। तो आप समझ रहे कुल ईंट कितने चाहिए यहाँ पर? 6400 ईंट। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, केवल अंक बदल दिए मैंने, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है और अंक बदले और कुछ नहीं करा। 10 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंची तथा 10.50 सेंटीमीटर, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए? जबकि एक ईंट की जो माप है वो 50 सेंटीमीटर गुणा 5.25 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो ईंट तो सेंटीमीटर में दी है, केवल दीवार में ये मीटर में, इसको चेंज कर दो सेंटीमीटर में, और ऊपर दीवार का जो आयतन है वो लिख दो, और नीचे एक ईंट का जो आयतन है वो लिख दो, और उससे आपका उत्तर आए कितनी ईंटें आपको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपको हल करके बताना है।
निम्न में कौन सा 25 के बराबर नहीं है? आप ढंग से पढ़ना, आपको नहीं लिखा है, क्या लिखा है? 25 है ये नहीं देखना है, कौन 25 नहीं है वो ढूंढना आपको। निम्न में कौन 25 के बराबर नहीं है? तो आपको ऑप्शन दिए ABCD 4 ऑप्शन दिए, ये पैटर्न भी पूछा है आपसे, इसलिए मैं आपको इसको हल करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले भागु योग नियम आपको पता है ना, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ घटाव। तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे, 4 में 100 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? ये जो 100/4 होगा, तो सुनिए कितना आएगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, और ये 10 बना ना, 4 पंजे सॉरी 2 बचा 20 बना 25, तो 100 50 में 25 गया तो क्या बन रहा है? ये तो 25 आ रहा है, वो नहीं ढूंढना है। दूसरा, अगर आप 20 में 4 का भाग लगाओ, 20 भागे 4 है ना, तो बोलिए क्या उत्तर आएगा? 4 पंजे, तो 20 और 5 मिला के ये भी कितना बना? ये 25 बन चुका है। इसमें देखिए आप ब्रैकेट हल करो, 5 दूना कितना बना? 10 में से 5 गया तो कितना बना? इन दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा? 10 और 5 15 और 10 25। तो ये भी क्या आ चुका है? इसको देखिए आप, 2 एकम 2, 24 और 2 कितना हो रहा? 26। तो आपको समझ में आई बात, कौन 25 के बराबर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 25 के बराबर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो पहले ब्रैकेट को हल करना, नियम पता ना आपको, बोर्ड मास का मैंने सिखाया था, उस पैटर्न का क्वेश्चन है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो मैंने ऐसा ही क्वेश्चन बनाया लेकिन थोड़ा बदल दिया उसको। निम्न में से कौन सा 25 के बराबर है आपको ढूंढना, नहीं पूछ रहा हूं, बराबर कौन सा है? ए नंबर पे 50 माइनस 100 ब्रैकेट में माइनस 50 दिया है ना, 10 प्लस ब्रैकेट में 5 गुणा 3 माइनस 5 गुणा 2, 40 माइनस ब्रैकेट में 5 गुणा 4 माइनस 5 गुणा 1 ब्रैकेट बंद। डी नंबर पे 24 प्लस ब्रैकेट में 5 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 3। तो इनमें से जो उत्तर आएगा आपको 29 नंबर डालना है और कमेंट बॉक्स में देना कौन सा 25 के बराबर है। x का वह मान जिसके लिए समीकरण सत्य है। अब क्या समीकरण सत्य, देखिए ये एक ब्रैकेट दिया है, इसमें 3 सही 7/11 गुणा 11/5 ब्रैकेट बंद है, भाग का निशान है, 3/7 गुणा x से लिखा है। तो x का वो मान, यहाँ x का जो मान कुछ भी रखोगे वो किसके बराबर होना चाहिए? इन सबका मान 4/3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन लेके हल करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को हल करना तो ऑप्शन ले लो, इजी पड़ेगा। सबसे पहले पहला ऑप्शन लेते हैं। तो देखिए इसको हल करो आप, 11 तिया 33, 33 में 7 जोड़ दो, कितना? 40 और बटे में फिर कौन रह गया? गुणा लगा दो, 11/5। ये ब्रैकेट ऐसा बना। क्लियर है सबको? भाग का निशान है, 3/7। यहां आप क्या रख दो? गुणा लगा के एक से की जगह क्या लिख दो? पहला ऑप्शन लेंगे 7/2। अब इसको देखो, आप इसको 11 से 11 कैंसिल, ऊपर नीचे तो काट सकते हैं ना, गुणे में ऊपर नीचे कट जाएगा। अब बताइए 5 8 40 यानी कि 8 आया, कितना आया? भाग का निशान। 7 से 7 कैंसिल, यहां कितना? 3/2। यदि मैं इसको गुणा भी करूं तो ये क्या आएगा? भाग को हटा के मैंने गुणा कर दिया, 3/2, तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ऊपर 2 और नीचे क्या आ गया? 3। अब बताइए 8 दूने कितना हो रहा? 16/3। तो वहां तो 4/3 चाहिए, तो हमारा 7/2 वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, इसको हम हटाते हैं। यदि मैं 7/, देखो इसका तो फाइनली उत्तर 8 आ चुका है ना, 8 आया ना इसका, भाग का निशान। अब ये 3/7 गुणा लगा के मैं 14 लिखता हूं। मैंने क्या लिख दिया? 14 लिख दिया। अब बताइए आप 7 से काटेंगे इसको, 7 दूना, तो 3 दूने कितना बचा? 6। 8 में 6 का भाग लगाना, 8/6। यदि 8/6 करते हैं तो इसको चेक करो, और तो कुछ नहीं बचा, तो ये कट भी सकता है ना, किससे? 2 से कटेगा। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4/3 मिल रहा है। मतलब इस पूरे का मान अगर मैं 1 से 14 रखता हूं तो मेरा 4/3 बन रहा है, मतलब 4/3 किसके बराबर है? तो यहाँ उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 14 रखने पर 4/3 आ रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? ऐसे इसको हल करना है, तो ऑप्शन लेके हल करना है। कई सारे क्वेश्चन, यदि आपको पहली बात तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा कठिन लग रहा है उसको आप आखिरी में करें। यदि उस क्वेश्चन को लेकर बैठ गए और वो कठिन है, आपसे हो नहीं रहा है, तो फिर आप उसमें टाइम वेस्ट ना करें, नहीं तो वो आपका 10 20 15 मिनट खा जाएगा एक क्वेश्चन। इसलिए आपको पहले जो आ रहे हैं उन सब क्वेश्चन को आप जल्दी से हल कर ले।
है ना। पेपर के पीछे भी खाली जगह है, रफ काम वहां कर ले। पेपर के नीचे की साइड में भी खाली जगह, रफ काम आप वहां कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। क्वेश्चन दिया है, एक पार्क 1500 मीटर मतलब 1500 मीटर लंबा, एक बगीचा है वो 1500 मीटर लंबा है तथा 750 मीटर चौड़ा है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने, कितने, 4 राउंड लगाने, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले समझ लो, एक पार्क है और वो 1500 मीटर लंबा है। कितना है, 1500 मीटर लंबा है, ठीक है। मीटर में दिया है, ध्यान रखना। और चौड़ाई दी है 750 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है, 750, ठीक है। तो ये बगीचा इस प्रकार का बनेगा, 1500 मीटर तो लंबा और 750 मीटर चौड़ा। एक पार्क 1500 मीटर लंबा तथा 750 मीटर चौड़ा है। तो आप बताइए, इस साइकिल सवार को 4 चक्कर लगाने, चक्कर लगाने का मतलब है कि परिक्रमा करना, परिमाप निकालनी है। तो सबसे पहले एक बार एक चक्कर लगाकर कितनी दूरी तय करेगा, आप बताइए। देखो 1500 ऊपर है तो 1500 कहाँ आ जाएगा, नीचे भी, सामने भी कितना, तो 1500 और 1500 कितना हो जाएगा, 3000 मीटर। फिर ये 750 ये वापस 1500 हो रहा ना, तो 4500 मीटर कितना हो रहा टोटल। उसको एक राउंड में 4500 मीटर दूरी तय करना। कितनी करना है, एक चक्कर लगाना हो तो परिमाप समझते ना अपन, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करना उसको, 4500 मीटर। कितनी है ना, 4500 मीटर। कितने चक्कर में, एक चक्कर में। लेकिन आपको जो है ना समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। और समय बराबर क्या होता है पता है आपको, बोलिए, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो आपको चाल दी है, चाल कितनी दी है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे में दी है ना। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे में आपको चाल तो दे दी है। अब उस साइकिल सवार के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 4 चक्कर लगाए ना उसने, कितने चक्कर लगाए, 4। तो 4 चक्कर लगाए तो एक चक्कर में 4500 मीटर आ रहा है। चाल किलोमीटर में दिए तो क्यों ना हम इसको किलोमीटर में बदल लें। क्या कर लें, तो 4500 मीटर है, अगर इसको मैं किलोमीटर में बदलूंगा तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मैं 1000 का भाग लगा दूं, इसमें क्या लगा दें हम, 1000 का, तो ये आएगा आपका 4.5 किलोमीटर। कितना आएगा, 4.5 किलोमीटर। तो उसको कितने चक्कर लगवाने हैं आपने, 4 चक्कर। तो यहाँ गुणा कर दो 4 का, तो ऐसा कैसा नीचे भी लिख दो बोले, 4 गुणा 4.5 किलोमीटर, है ना। 4 चक्कर लगवाने हैं ना। तो आप देखो, किलोमीटर से तो किलोमीटर कैंसिल हो गया, हमने 4500 मीटर को किलोमीटर में बदला है, तो क्या आया हमारा 4.5 किलोमीटर। क्या आया, ये प्रोसेस करने पर हमें क्या मिल गया, वो मीटर से हमने बदल दिया उसको किलोमीटर में। तो किलोमीटर और 4 चक्कर लगवाने, तो दूरी कितनी हो गई, 4 गुणा 4 चक्कर लगवा लो, यहीं पर गुणा ही मत करो, आप तो आसान काम करो। अब बताइए 4.5 से 4.5 तो उसको कितने घंटे लगेंगे, बाकी क्या बचा, तो 4 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे उसको, है ना, इजी। तो कई बार हम आसानी से भी हल कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन कठिन नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, है ना, इजी। देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। एक पार्क है 2500 मीटर लंबा है। कितने मीटर लंबा है, 2500 मीटर लंबा है। तो ये मैं लिख दिया 2500 मीटर लंबा, मीटर में दिया है। तथा चौड़ा कितना है, 500 मीटर। कितना है, 500 मीटर। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने, कितने लगाने, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर साइकिल ले जाता है। तो इस चाल से उसे कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले समय निकालना, दूरी बटे चाल। तो चाल तो अपने पास अवेलेबल है, चाल कितनी दी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी निकालो, तो पहले एक राउंड में कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। अगर यहां से परिमाप निकाल लो ना, वापस नीचे भी कितना होगा 2500, इधर भी कितना हो जाएगा 500। तो 2500 और 2500 कितना होता है 5000, और ये 1000 जोड़ दो 6000। तो एक चक्कर में उसको 6000 मीटर की दूरी तय करना पड़ती। कितने मीटर की, लेकिन चाल किलोमीटर में, इसको किलोमीटर में बदल दो। 6000 में किसका भाग लगा देंगे, 1000 का। 6000 में भी 1000 का भाग लगाते हैं तो एक की बारी आती है यहाँ पर, तो ये 6 किलोमीटर कितना आ गया, बात समझ आई आपको, 6.00 हो जाएगा नहीं। तो कुल मिला के क्या बचेगा, 6 किलोमीटर। कितने राउंड कटवाने उससे, 4। तो वही आ रहा ना उत्तर, 4 गुणा 6 किलोमीटर में आया ना ये।
तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 4 घंटा, वही टाइम आया ना। तो इससे क्वेश्चन आपको हल करना। आ रही बात समझ में? आ रही ना, अच्छे से समझ में आई ना? ठीक है। 31 नंबर पे क्वेश्चन दिया है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है? एक पार्क है 500 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है। एक पार्क है ना, 500 मीटर लंबा है, 200 मीटर चौड़ा है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 5 चक्कर लगाने। कितने चक्कर लगाने? 5 चक्कर लगाने। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे कितना टाइम लगेगा? ऑप्शन नंबर ए 2 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 5 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 1 घंटा, ऑप्शन नंबर डी 4 घंटे। जो भी उत्तर आएगा वो आपको बताना है, 31 नंबर डालना है, उसको हल करना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है क्या उत्तर आ रहा है। क्वेश्चन लिखा है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 12%, 15%, 18% या 21%। तो 300 ग्राम तो दे दिया है, वो पूछ रहा 3 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो 3 किलोग्राम का हम x मान ले। क्या मान ले? तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर कितना? 360 ग्राम। कितना ग्राम? 360 ग्राम। तो 3 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर कितना ग्राम? 360। x अभी निकल जाएगा। तो 3 किलोग्राम उधर ग्राम है, तो इसको चेंज करो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होती, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो जाएंगे। कितने ग्राम? 3000 ग्राम। का की जगह गुणा लगा दे, x ये हटा के कितना लिख दे? इसकी जगह 100 प्रतिशत हटा के कितना लिख दे? 100 बराबर में क्या लिख दूं? 360 ग्राम, है ना? ठीक है। तो आप सबसे पहले इधर देखिए, यहां 2 शून्य से हम क्या काट सकते हैं? 2 शून्य। अब देखिए ग्राम से तो ग्राम कट चुका। दूसरी बात, इधर 30 लिखा है और वहां 360 है, तो हम इस शून्य से ये वाली शून्य काट दो। बताइए 3 से हम 36 काट सकते हैं ना, आमने सामने भी बराबर में काट सकते हो। तो 3 के पहाड़े में 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 के बराबर में 12 दिख रहा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या आपको समझ में आई बात? ऐसे भी निकालना रहता है ना। ठीक है। क्वेश्चन बनाया 32 नंबर पर, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 120 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 120 ग्राम ये अलग चीज है, 3 किलोग्राम का पहले 100% मान लेना, और वो कितना मानना? 100% मानोगे तो उत्तर आ जाएगा 120 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, कितने परसेंट है। ठीक है। तो आप 3%, 4%, 5% या 6% जो भी उत्तर आए, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब देना है।